20 वर्षों से बेस्ट सेलर रही रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो उसकी प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है। मेरे दो डैडी थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल का पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम 2 साल में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, जाहिर है पूरी स्कॉलरशिप्स पर। दूसरे डैडी कभी 8वीं पास भी नहीं कर पाए थे। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे, दोनों ने ही ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की, दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे। दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर गए। दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका भुगतान बाकी था। दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीज़ें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। दो डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण का स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कही बातों पर काफ़ी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे, दोनों ही आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसों के बारे में उनके दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है, दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। दो शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं करते थे, उनके दृष्टिकोण में ज़मीन आसमान का अंतर था, खास तौर पर पैसे के संबंध में। इससे मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफ़ी समय तक सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में विचार करते हुए खुद से यह सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं दूसरे डैडी की कही बातों के बारे में भी यही सवाल पूछता था। इसके बजाय तो यह कहना ज़्यादा सरल होता, हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ, या यह कहकर उनके उस दृष्टिकोण को नकार देना भी आसान होता। उन बुज़ुर्ग इंसान को पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफ़ी मूल्यवान साबित हुआ, जो किसी दृष्टिकोण को सिर्फ स्वीकार या अस्वीकार करने से संभव नहीं था। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब तथा मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। इसका एक कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं। वे बस कह देते हैं स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो। हो सकता है बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पूरी पढ़ाई कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में वित्तीय योग्यताओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टरों और लेखापालों ने स्कूल कॉलेज में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वे जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है वह काफ़ी हद तक इसी कारण है, क्योंकि जो उच्च शिक्षित राजनेता और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं उनके पास पैसे के विषय पर बहुत कम प्रशिक्षण है या ज़रा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा ख़त्म हो जाएगा
तब क्या होगा? देश कैसे बचेगा? अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिताओं के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, जिनमें से अधिकतर या तो पहले से ही गरीब हैं या फिर गरीब होने वाले हैं। चूँकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था, और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल किया कि किसी इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना ज़्यादा असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर, एक डैडी में यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वे ज़ोर देते थे कि मैं इसी बात को इस तरह पूछूं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक वाक्य कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं। मेरे जल्दी अमीर बनने वाले डैडी समझते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहने से आपका दिमाग किस तरह काम करना छोड़ देता है। दूसरी ओर, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, यह सवाल पूछने से आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आप जिस भी चीज़ पर दिल आ जाए उसे आप खरीद लें। उन्हें अपने दिमाग की कसरत कराने का जुनून था, जिसे वे संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। वे कहते थे, मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसका व्यायाम कराता हूँ। यह जितना ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, मैं उतने ही ज़्यादा पैसे बनाता हूँ। वे मानते थे कि स्वचालित ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक में अपने दिमाग को सुलाए रखने की आदत थी और दूसरे में अपने दिमाग का व्यायाम कराने की आदत थी। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे ज़्यादा कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह समझें, एक आदमी नियमित रूप से जिम में व्यायाम करने जाता है और दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। इसका क्या परिणाम होगा? जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह सही मानसिक व्यायाम दौलत के आपके अवसरों को बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नज़रिए थे और इससे उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल सके। दूसरे डैडी कहते थे, टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सजा देता है और उत्पादन न करने वालों को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी एक नसीहत देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरों का कहना था, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधी बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधी बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे, जहाँ पैसों का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था, हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था, मेरा मकान एक दायित्व है और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वे हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सीय लाभ, बीमारी की छुट्टियों, छुट्टी के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति एवं अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वे सेना द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सकीय लाभ और अन्य सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबे कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वे प्रायः कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूँ। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे। वे सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि यह मानसिकता लोगों को कमज़ोर तथा आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बना देती है। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे, दूसरों ने
दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडाटा कैसे लिखा जाए, और दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यवसायक और वित्तीय योजनाएं कैसे लिखी जाएं ताकि मैं दूसरों को नौकरियां दे सकूं। दो शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने की वजह से मुझे वह विश्लेषण करने का अवसर मिला कि अलग अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह की बातें कहते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वे दिवालिया होने के कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और कड़के होने में फ़र्क होता है। कड़का होना अस्थायी है, पर गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब डैडी कहते थे, पैसे में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है, या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, ना ही उनके प्रभाव को कभी पूरी तरह समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने का कारण यह नहीं था कि वे कम पैसे कमाते थे। उनकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी। वे तो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। दो डैडी होने के कारण मैं बचपन से ही बहुत सजग और जागरूक हो गया था कि मैं किन विचारों को अपनाऊं। मैं किन की बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि वे दोनों ही शिक्षा और सीखने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए, इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। वे चाहते थे कि मैं किसी पेशे में जाने या वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल से MBA करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं, ताकि मैं यह समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है, और यह सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वे बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फ़ैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। इसका मतलब यह निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी की बातें अनसुनी कर दूंगा, हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां थीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे एक प्रिय कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, लेकिन द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसके सबक का इस्तेमाल लगभग हर दिन करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी, और अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक ही को चुनना था, और यात्री के तौर पर मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, और मैंने एक को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था, इसके झुरमुटों में मुड़ने से पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी, और संभवतः इसका दावा बेहतर था, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और राहगीर कम गुजरे थे, और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसी पत्तियों से ढकी थीं, जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। ओह, मैंने पहली राह को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह जानते हुए कि रास्ता किस तरह आगे रास्ते खोलता जाता है, मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहाँ कभी लौट पाऊँगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से युगों युगों बाद एक जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी, और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं, और इसी से सारा फ़र्क पड़ा। इतने बरसों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के बारे में विचार किया है। पैसे के बारे में मेरे उच्च शिक्षित डैडी की सलाह और नज़रियों को ना मानने का निर्णय दुखद था, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार जब मैंने यह फ़ैसला कर लिया कि किसकी बात मानूंगा, तो धन के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक कि मैं 29 साल का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना छोड़ दिया, क्योंकि तब उन्हें एहसास हो गया था कि मैं वह सब कुछ जान गया था और पूरी तरह समझ गया था जो वे अक्सर मेरी मोटी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन वित्तीय शिक्षा इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं।
सिर्फ सकारात्मक सोच से ही काम नहीं बनता है। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। जब मेरी शिक्षा शुरू हुई थी, उस वक्त मैं केवल 9 साल का था। इसलिए मेरे अम्मी डैडी ने मुझे जो सबक सिखाए वे सरल थे। बाकी बातें जो भी हों, उनके सिर्फ 6 मुख्य सबक थे जिन्हें उन्होंने 30 साल तक दोहराया। यह पुस्तक उन्हीं 6 सबकों के बारे में है जिन्हें उतनी ही सरलता से बताया गया है जितनी सरलता से अम्मी डैडी ने मुझे इन्हें सिखाया था। ध्यान रहे, सबक का मतलब जवाब नहीं है, इसका अर्थ तो मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अधिक दौलतमंद बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे इस लगातार परिवर्तनशील और अनिश्चित संसार में कुछ भी होता रहे। अध्याय 1 दूसरे भाग में।